Good evening, everyone. My topic is male स्टेटिक mechanism and pollen embryogenesis। ये जो है फर्स्ट पेपर का सेमिनार है जिसका हम देखते हैं सेमिनार। तो फर्स्ट सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन, डेफिनेशन, टाइप ऑफ मेल स्टेटिक, अर्थात ये कितने प्रकार का होता है। तो यहाँ 3 प्रकार का होता है: जेनेटिक मेल स्टेटिक, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेटिक, साइटोजेनेटिक मेल स्टेटिक। उसके बाद है मेल स्टेटिक मैकेनिज्म, मतलब उसमें क्रियाविधि किस टाइप से है, और देखेंगे कंक्लूजन। तो सबसे पहले देखते हैं इंट्रोडक्शन। कुछ वैज्ञानिकों द्वारा मेल स्टेटिक अर्थात जिसको हिंदी में बोलते हैं नरबंधिता को एक तकनीकी के रूप में कहा जाता है। नरबंधिता अर्थात एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है जो पौधे के फूलों में पाया जाता है। फूलों में यह पार्ट या तो एब्सेंट होता है या फिर रहता भी है तो यह अक्रिय रहता है। इस कारण इसे नरबंधिता भी कहा जाता है। इसका वर्णन सर्वप्रथम कोइलेरटर ने सन 1763 में प्रस्तुत किया था। तो इसका हम देखते हैं डेफिनेशन। मेल वह अवस्था जिसके कारण पौधे के फ्लावर में जो मेल फ्लाट की वजह से जो रिप्रोडक्शन होता है वो नहीं हो पाता है, यही अवस्था ही मेल स्टेटिक कहलाता है। अर्थात यह कहा जा सकता है जो जैसे पौधों में जो फ्लावरिंग होता है वो मेल पार्ट की वजह से रिप्रोडक्शन प्रजनन नहीं कर पाता है, यही अवस्था ही मेल स्टेटिक कहलाता है। यह मेल स्टेटिक प्राकृतिक रूप से या कृत्रिम रूप से भी होता है। तो जो प्राकृतिक रूप से होता है तो यह स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन से होता है, और कुछ पौधों में कृत्रिम रूप से भी नरबंधिता उत्पन्न कर सकते हैं, ऐसे मेल स्टेटिक उत्पन्न कर सकते हैं जो है केमिकल एंड फिजिकल म्यूटेशन के द्वारा उत्पन्न कर सकते हैं। और देखते हैं टाइप ऑफ मेल स्टेटिक। यह 3 टाइप से होते हैं: जेनेटिक मेल स्टेटिक, साइटोजेनेटिक मेल स्टेटिक, साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेटिक। तो सबसे पहले देखते हैं साइटोजेनेटिक मेल स्टेटिक। तो इसका देखते हैं। तो जेनेटिक मेल स्टेटिक न्यूक्लियर जीन्स द्वारा होता है। तो यहाँ जो जेनेटिक मेल मतलब पौधों में जो जेनेटिक मतलब एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जो नरबंधिता उत्पन्न होती है वह न्यूक्लियर जीन्स के कारण होता है। जो जीन है वो मतलब न्यूक्लियर केंद्रक के अंदर जो जीन पाए जाएंगे उनमें उनके द्वारा नियंत्रित होती है। यह सिंगल तथा रिसेसिव भी होता है। अपवाद से फ्लावर या डोमेन से कंट्रोल होता है, अर्थात यह सिंगल तथा रिसेसिव भी होता है। ये रिसेसिव होता है, अपवाद के स्वरूप में से फ्लावर है जो डोमेन से कंट्रोल होता है। इसमें 2 लाइन होते हैं, ए और बी। ए लाइन मेल स्टेराइल होता है तथा बी जो होता है मेल फर्टाइल होता है। ए जो होता है मेल स्टेराइल होता है और जो बी होता है मेल फर्टाइल होता है। हाइब्रिड सीड यहाँ चौथा, हाइब्रिड सीड प्रोडक्शन में मेल फर्टाइल पेरेंट का उपयोग होता है। जेनेटिक पाँचवा जेनेटिक मेल स्टेटिक का नियंत्रण मेल स्टेराइल तथा फीमेल फर्टाइल के क्रॉस के द्वारा किया जाता है। आगे देखते हैं मेल स्टेटिक तथा मेल फर्टाइल के संकरण के पश्चात हमें जो अनुपात होता है वह 3:1 में अनुपात में प्राप्त होता है। जेनेटिक मेल स्टेटिक का उपयोग सेल प्रोपोगेटेड तथा वेजिटेटिव अर्थात सेल प्रोपोगेटेड तथा वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड में किया जाता है। और मेल स्टेटिक जो होता है मतलब जो एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में स्थान होते हैं, जो नरबंधिता होता है वह अधिक अस्थायी होता है, मतलब एक पीढ़ी में है तो दूसरी पीढ़ी में नहीं होगा, इस टाइप से हो सकता है। और यह कम तापमान में भी पूर्ण होती है। देखते हैं तो इसका देखते हैं मैकेनिज्म ऑफ जेनेटिक मेल स्टेटिक। आनुवांशिक नरबंधिता केवल एक जीन के द्वारा नियंत्रित होती है। जो आनुवांशिक है वह न्यूक्लियर जीन के द्वारा, एक जीन जो न्यूक्लियर है उसी के द्वारा नियंत्रित होती है। ऐसा जीन उर्वरता के लिए अप्रभावी होता है, अर्थात रिसेसिव होता है। अतः F1 की संततियाँ उर्वर अर्थात फर्टाइल होती हैं। F1 पीढ़ी संततियों में परागण के फलस्वरूप F2 पीढ़ी में उर्वर एवं बंध्य जीव 3:1 में प्राप्त होते हैं। यहाँ 3:1 दिया गया है। तो इसको देखते हैं। जब फीमेल पार्ट, जब पौधों का फीमेल पार्ट और मेल पार्ट ना, तो
फीमेल प्लांट का मेल स्टेराइल तथा मेल प्लांट का मेल फर्टाइल के साथ संकरण किया जाता है तो F1 पीरियड में मेल फर्टाइल प्राप्त होता है। ये मेल फर्टाइल होगा, ये रहेगा फर्टाइल, ये वाला मेल फर्टाइल होगा। उसके पश्चात मेल फर्टाइल का जो उसका संकरण बैक क्रॉस किया जाएगा ना, तो मेल फर्टाइल का क्रॉस करने के बाद नेक्स्ट पीढ़ी में 25% मेल फर्टाइल प्राप्त होंगे जो एकदम प्योर होंगे। फिर दूसरा 50% मेल फर्टाइल प्राप्त होंगे जो हाइब्रिड होंगे, और फिर 25% मेल स्टेराइल होते हैं जो प्योर होते हैं। इस प्रकार जेनेटिक मेल स्टेरिलिटी का मैकेनिज्म पूरा हो जाता है। आगे देखते हैं, दूसरा देखते हैं साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी। तो इसका देखते हैं, कुछ पौधों में नर बंधिता पूर्ण रूप से कोशिका द्वारा नियंत्रित होता है। यह सीड प्रोपगेटेड में यूज नहीं होता है, यह केवल हाइब्रिड वेजिटेटिवली प्रोपगेटेड क्रॉप प्लांट के विकास में उपयोग होता है। इस प्रकार के मेल स्टेरिलिटी स्थायी होते हैं तथा तापमान का इन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो साइटोप्लाज्मिक मेल स्टेरिलिटी का हम मैकेनिज्म देखते हैं। तो इसमें जब हम मेल स्टेराइल तथा मेल फर्टाइल का क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में मेल स्टेराइल प्राप्त होता है। फिर मेल स्टेराइल का मेल फर्टाइल के साथ बैक क्रॉस कराएंगे तो मेल स्टेराइल प्राप्त होता है। इस प्रकार इसमें क्रियाविधि होती है। और नेक्स्ट देखते हैं साइटोजेनेटिक मेल स्टेरिलिटी, अर्थात ये न्यूक्लियर तथा साइटोप्लाज्मिक दोनों के द्वारा नियंत्रित होता है। यह जो है वो न्यूक्लियर तथा साइटोप्लाज्मिक दोनों के द्वारा नियंत्रित है। इसमें 3 लाइन होता है, ए बी और आर लाइन। जो आर लाइन होता है रिस्टोरर होता है, अर्थात जो पहले पीढ़ी में होगा उसी को रिस्टोर करेगा, सेकेंड पीढ़ी में नहीं होगा और तीसरे पीढ़ी में रिस्टोर हो जाएगा। यह तीसरा पॉइंट देखते हैं, यह ज़्यादा स्थायी होता है, इसमें तापमान का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इसका उपयोग सीड प्रोपोगेटेड तथा वेजिटेटिव प्रोपोगेटेड क्रॉप उपयोग में किया जाता है। मतलब जो इसका जैसे जेनेटिक का उपयोग किया जाता है उसी प्रकार ये साइटोजेनेटिक का भी उपयोग किया जाता है। तो इसका हम देखते हैं मैकेनिज्म। तो मैकेनिज्म में हम देखते हैं, जब मेल स्टेराइल का मेल फर्टाइल के साथ या इसके अलावा मेल फर्टाइल के अलावा मेल फर्टाइल जिसमें स्टेराइल वाला भाग रहता है इसका क्रॉस कराते हैं तो F1 पीढ़ी में मेल फर्टाइल प्राप्त होता है। फिर मेल फर्टाइल का मेल स्टेराइल के साथ क्रॉस कराते हैं तो सेकेंड पीढ़ी में 50% मेल फर्टाइल प्राप्त होगा तथा 50% मेल स्टेराइल प्राप्त होता है। इस प्रकार से जेनेटिक की मैकेनिज्म की क्रिया पूर्ण होती है। अगली है पोलन एम्ब्रायोजेनेसिस, अर्थात पादप भ्रूण जनन एक प्रक्रिया है जो एक पूर्ण विकसित पौधे भ्रूण के उत्पादन के लिए डिम्ब के निषेचन के बाद होती है। अर्थात पोलन एम्ब्रायोजेनेसिस में भ्रूण जनन की क्रिया को हम देखेंगे कि किन किन चरणों में होता है। परिपक्व भ्रूण बनने के लिए भ्रूण विकास बढ़ना पड़ता है। इसमें 5 प्रमुख घटक होते हैं, जैसे शूट एपिकल मेरिस्टेम, हाइपोकोटाइल रूट मेरिस्टेम, हाइपोकोटाइल रूट मेरिस्टेम, रूट क्रॉप शामिल हैं। जानवरों के भ्रूण जनन के विपरीत पौधे के एक परिपक्व रूप में पौधे के भ्रूण जनन का परिणाम होता है, जिसमें पत्तियां उपजी और प्रजनन संस्थान के रूप में होता है। तो इसमें होता है मार्फोजेनेटिक घटनाएं होती हैं। उसके पश्चात यह मार्फोजेनिक जो घटनाएं होती है 4 चरणों में होता है, फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 5, 6। तो यह यहाँ 6 चरण होते हैं। एक होता है 2 सेल चरण, 8 सेल अवस्था, फिर देखते हैं गोलाकार अवस्था, हृदय अवस्था, टार्पिडो चरण, परिपक्वता। तो 2 सेल चरण निषेचन के बाद यूग्मनज और एंडोस्पर्म ओव्यूल के। तो पहले देखते हैं 2 सेल चरण ना, तो मौजूद जैसे कि इस पृष्ठ पर चित्रण फर्स्ट में दिखाए गए हैं। फिर जाइगोट एक असममित प्रक्रिया में डिवीजन से होता है जो 2 कोशिकाओं में जन्म लेता है। एक बड़ा बेसल सेल ऊपर आराम करने के
वाला एक छोटा एपिकल, दोनों अपिकोशिकाएँ बहुत अलग अलग होती हैं और विभिन्न संरचनाओं को जन्म देती हैं जो भ्रूण के भ्रूणता की स्थापना करती हैं। इस प्रकार से यह जो क्षण होता है वो पूर्ण होता है। साल्दार चरण, हार्ट स्टेज, टार्पिडो चरण, परिपक्वता, भ्रूण जनन में दैहिक भ्रूण जनन। दैहिक भ्रूण जनन में भ्रूण का विकास होता है। जो प्रारंभिक जो भ्रूण होता है उसके जो लेयर होते हैं उसका किस प्रकार से निर्माण होता है उनका डिटेल में दिया गया है। और एंड्रोजेनेसिस मतलब एंड्रोजेनेसिस की प्रक्रिया में प्रकृति भ्रूण को कम या अपरिपक्व पराग जैसे अनाज के बनने की अनुमति देता है। जो पराग के अनाज से बनाने की अनुमति देता है आमतौर पर तनावपूर्ण परिस्थितियों में होता है। इस तंत्र से उत्पन्न भ्रूण पूरी तरह कार्यात्मक पौधों में अंकुरित हो सकते हैं। मतलब एंड्रोजेनेसिस के द्वारा जो पौधे जो भ्रूण बनेगा वो एक परिपक्व जो अंकुरित वाला बनता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि पोलर एम्ब्रायोजेनेसिस में जो भ्रूण जनन अर्थात भ्रूण का निर्माण कई चरणों से होते हुए, जिसमें उसके बाहरी लेयर, फिर आंतरिक लेयर, फिर उसकी संरचना किस टाइप से होगा, उन सब का वर्णन किया गया है। तो इसका रेफरेंस होता है पाइनेट, हम नेट के द्वारा क्या है एंडरसन, फिर फॉस्केट DE जो प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट से हैं। तो इस तरह मेरा सेकंड सेमिनार समाप्त होता है।